जी सर। After the failure of Rutherford's atomic model, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता था? वो ये कहता था कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करते करते अपनी जो एनर्जी है वो लूज करते रहते हैं और लगातार रिवॉल्व करके एनर्जी लूज करते करते अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं। ये कहना था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। तो उस समय ये बात काफ़ी साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे थे कि एटम तो स्टेबल स्पीशीज है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूस रिवॉल्व करके एनर्जी लूज करता रहेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, तो ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में अपोजिट था। तो इसलिए कुछ समय बाद ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया और उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन ये बोहर एटॉमिक मॉडल एक दिन में 2 दिन में एग्जिस्टेंस में नहीं, उन स्टडीज को ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, जिसके अकॉर्डिंग दो डेवलपमेंट हमें पढ़ने। एक तो डेवलपमेंट ये हुआ, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, which means that radiation possesses both wave-like and particle-like properties. Dual character of electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both wave-like and particle-like properties. तो मैंने कल आप बच्चों को ये बात समझाई थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ही ले लें, अगर वो मूव करेगा, ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जैसा कि आपको फिगर 2.6 में दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी आपको सीखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ये वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं। ये जो वेव है आपको मालूम है ये क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है, क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में प्रोपोगेट करेंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपेगेट करती हैं, मूव करती हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रहा है, उन वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं और परपेंडिकुलर ही मूव करते हैं। तो इस तरह से जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जब भी वो मूव करेगा तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करेगा और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव नेचर रखते हैं। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जिसका मास m हो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो कितनी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगा, उसको हम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से निकाल भी सकते हैं। और ये इक्वेशन मैंने आपको कल भी बताया था। ये इक्वेशन कहलाती है आपकी डी ब्रॉगली रिलेशन या डी ब्रॉगली इक्वेशन कहलाती है, जिससे हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेव कैरेक्टर प्रूव कर सकते हैं और उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जब आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है वो कोई मैटर है जो एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका डेफिनेट मास होगा। तो हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर वेव कैरेक्टर, यानी कि जब वो मूव करेगा तो अपने साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी उसकी, और पार्टिकल नेचर क्योंकि उसका एक डेफिनेट मास है, डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही हमने क्लासीफाई भी किया है। जैसे आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आज देखिए ये आज फार्मूले इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने कल आपको दिए भी थे, इनको फिर से हम बात करेंगे आज। कि अगर हम बात कर रहे हैं वेव के बारे में तो वेव्स जो है ये क्रेस्ट,
ट्रफ की फॉर्म में मूव करती हैं। ये आपके पास क्रेस्ट है और ये नीचे वाला पोर्शन जो है एक्सिस के, वो ट्रफ कहलाता है। दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट। तो ये जो डिस्टेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है। इसी तरह से जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ है इनके बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। और जो इन क्रेस्ट की हाइट है, ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एक हमने टर्म पढ़ा था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू से एक्सप्रेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में पास होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से एक्सप्रेस करते हैं। और एक और हम टर्म पढ़ेंगे जिससे हम बोलते हैं न्यू बार, ये कहलाता है आपका वेव नंबर। तो किसी भी यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 मीटर की लेंथ अगर है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो हम 1/λ करके निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ 1 मीटर, एक वेव की जो वेव लेंथ है वो लैम्डा है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो हम 1/λ करके निकाल सकते हैं। इस पर बेस हमने न्यूमेरिकल करने हैं आज। फिर हमने बताया आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, इनको हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्लासिफाई किया है, जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻18 से लेके 10⁻⁻11 है। ये बीच की होगी, वो कहलाएंगे आपके रेडिएशंस गामा रेज। फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। हमारी जो कैपेसिटी है देखने की, हमारी जो कैपेसिटी है है रेस को, किसी भी लाइट को देखने की, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखने की, वो केवल इसी रेंज के लिए ओपन है। हम वो सारे रेडिएशंस देख पाएंगे जो 400 नैनोमीटर से लेकर के और 750 नैनोमीटर के रेडिएशंस के बीच के होंगे। इसके बाद के या पहले के रेडिएशंस हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, हो सकता है आपका जो नेट हो थोड़ा स्लो हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्रॉडबैंड है और ब्रॉडबैंड से लगभग 32 से लेके 50 Mbps की स्पीड आती है। तो उसमें वॉइस आप तक क्लियर अगर नहीं पहुंच रही है तो हो सकता है आपके एरिया का जो नेटवर्क हो, जो नेट का कनेक्शन हो, थोड़ा वीक चल रहा हो इस समय। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है या आप तक आवाज़ बाई चांस कभी नहीं पहुंच रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में डेली भेजता हूँ। तो उस रिकॉर्डिंग को देख करके जो भी आपका गैप होगा वो आपका फिल हो जाएगा। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, नेट आपका एक आध सेकंड में ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और अगर बाई चांस आपको कोई आवाज़ लैगिंग हो रही है तो वो भी आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, तो उसमें आप दोबारा देख सकते हैं आसानी से। तो ये जो जी सर, थैंक यू। विजिबल रेडिएशंस हैं, जो विजिबल रेडिएशंस है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के ही रहते हैं। तो इस तरह से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलस, और फिर एएम, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। हमारी जो कैपेसिटी है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने की, वो मैक्सिमम है 10⁻10 मीटर की वेवलेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। इतनी ही मशीन, इतनी ही डिवाइसेस हमारे पास नोन है। और इधर 10⁻18 तक थोड़ा सा मेज़र कर पाएंगे। इससे कम की वेवलेंथ अगर कोई होगी भी तो उसको मेज़र करने के हमारे पास नोन टेक्निक, नोन मेथड्स नहीं है। यानी कि हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वेव्स एमिट हो रही है या नहीं हो रही है। ये बात दोबारा से इसी चैप्टर में फिर से आएगी। तो जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई वेव्स की, उसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आज हम सीख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने कल कुछ आपको करने के लिए भी दिए थे और उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज करा भी रहा हूँ। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो फार्मूले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास फार्मूला है
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, जहां पर कि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप अपने पास से ही लगाएंगे, दैट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है इस फॉर्मूले में, जिसकी यूनिट आप मीटर में लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि 1 अपॉन सेकेंड इसकी यूनिट रहती है। या इसको आप सेकेंड इनवर्स भी लिख दिया करते हो, या इसी को आप हर्ट्ज भी लिख देते हैं, HERTZ। ये साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो उन्हीं के नाम पर ही जो है ये यूनिट है आपके पास हर्ट्ज। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, न्यू बार होता है हमारे पास वेव नंबर। पहले हम फॉर्मूले सीख लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे। 1 अपॉन लेमडा, लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, तो ये 1 अपॉन मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। और फिर हम एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पर जो H आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो H आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आप यूज करते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका यूनिट रहेगा। सी मालूम है आपको, स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 इंटू 10⁸8, लैम्डा वेवलेंथ है मीटर में, और ई जो है वो एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। E इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। सर एक बार प्लैंक कांस्टेंट प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये एग्जाम में हमें दी नहीं होती है, ये हम खुद अपने पास से लगाएंगे। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट रहेगी। आपको एक बात और समझनी है कि जो लाइट है, जो लाइट हमारे पास आ रही है, सन से आ रही हो या CFL जल रही हो या LED जल रही हो, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा हमने क्यों बोला, ये हम आगे के कुछ टॉपिक्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उनसे आपको शो करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए आप ये समझिए कि जो लाइट सोर्स है, वो उससे जो लाइट आपके पास पहुंच रही है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो लाइट छोटे छोटे पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आप तक पहुंचती है। और ये स्मॉल पैकेट्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं, या क्वांटा भी बोल सकते हैं, क्वांटम भी बोल सकते हैं। तो जो लाइट है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की बनी होती है, जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटा बोल सकते हैं। और एक फोटॉन या क्वांटा की जो एनर्जी है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, अगर हमें उसकी वेवलेंथ पता है। H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू लगाएंगे आप। C कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू आप लगाएंगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बोलिए, हाँ बोलो बेटे। हाँ बोलो। तो आप सही, हाँ तो सही वाला भेज दो, मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन को आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग।
बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे, उसको हम आज कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स मैंने स्क्रीन पर ले लिए हैं, देखिए एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स की हम बात कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पर न्यूमेरिकल दिख रहा है। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. कोई लाइट सोर्स है येलो लाइट का, सोडियम लैम्प, जिससे जो वेवलेंथ एमिट हो, लाइट जो एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ हमें दी गई है 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी न्यू, हमें पता करना है, और सेकेंडली हमें पता करना है वेव नंबर, इसको हम न्यू बार बोलते हैं। ये दोनों हमें पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अभी आपने सीखा था, यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा जो है वेवलेंथ है। स्पीड ऑफ लाइट हम यूज करते हैं 3.0 इंटू 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें एग्जाम में दी नहीं होगी, अपने पास से खुद लगाएंगे ये वैल्यू को। और वेवलेंथ हमें यहाँ मीटर में चाहिए होगी, यहाँ दिया है नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, कैसे? 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 करके। नैनो मीन्स होता है 10⁻⁻9। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसे आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर जो है वो सेकंड इनवर्स में आ जाएगा, या आप इसकी यूनिट हर्ट्ज भी लिख देते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है? तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की भी है राहुल, वेरी गुड। इट इज़ 5.17 इंटू 10⁻14 बता रहे हैं राहुल शाक्य। तो आप कोशिश करें, अपनी भी कैलकुलेशन करके इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। ये लगभग इतना आ रहा है 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। अभी हमें न्यू बार और निकालना है। न्यू बार का मतलब है वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकालते हैं? 1 बाई लैम्डा करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम वेवलेंथ को मीटर में ही ले लेंगे, वो हमने ऊपर कर भी लिया है कन्वर्ट। 580 इंटू 10⁻⁻9। राहुल ये कैलकुलेट किया आपने क्या? अगर किया हो तो बताइए। वेरी गुड, इट इज़ 1.72 इंटू 10⁻6। अब क्योंकि ये नीचे मीटर है तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स आ जाएगा। आप सभी बच्चों ने अगर किया है तो अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लें, और अगर नहीं किया है तो आप सीखिए और आज दोबारा से प्रैक्टिस इसकी आप करेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू सी अपॉन लेमडा से, और वेव नंबर आपने पता कर लिया 1 अपॉन लेमडा से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बोलते हैं, मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, यहाँ पर देखिए।
ये आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है आपको। 2.6 फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रॉब्लम, इसे हम करते हैं पहले। मैं एक मिनट स्क्रीन पर दोबारा से ये प्रॉब्लम वहां से कॉपी कर लेता हूँ, मैं अभी बिल्कुल आपको बताता हूँ। ये 2.6 प्रॉब्लम है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर 2.6 प्रॉब्लम है। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि स्विच ऑन किया, बल्ब से लाइट आपकी तरफ लगातार आना शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं होता। एनर्जी छोटे छोटे स्मॉल पैकेट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें फोटॉन्स, लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी होती है, जिससे हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच, यानी ऐसा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 3 × 10⁻15 हर्ट्स हो। ये पावर नहीं लगा पाई, ये पावर में जाएगा 15 यहाँ पर। उसकी एनर्जी निकालनी है आपको। सेकेंडली, ऐसे फोटोन की एनर्जी निकालनी है जिसकी वेवलेंथ लेमडा 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। जी सत्यम बोलिए। सर पहले हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो रे की फॉर्म में होती है। इस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही यही तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। जो लाइट है वो दोनों नेचर शो करती है। जिस रे की आप बात कर रहे हो वो लाइट का वेव नेचर शो करता है, और जो हम बात कर रहे हैं फोटोन की, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आप एकदम जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कल, उसको आपने आज ही पूछ लिया। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर, क्योंकि उसका एक डेफिनेट मास है, शेल में ऑक्यूपाई करता है, डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो पार्टिकल नेचर शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स किसकी फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं, मूव करते हैं? वेव्स की फॉर्म में। यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव करेक्टर भी शो कर रहा है, और इसका वेव करेक्टर के लिए जो वेवलेंथ होनी चाहिए, अगर ये इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसे हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से पता कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू hmv से पता कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर कैसे पता चल रहा है? उसका डेफिनेट मास है भाई, 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मास है। जब आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है शेल में रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं, तो आप उनके पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बता रहे हो, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कौन करेगा स्पेस ऑक्यूपाई? जो क्या हो, मैटर हो, ऑब्जेक्ट की तरह डील कर रहा हो, पार्टिकल की तरह डील कर रहा हो। तो ये जो फिनोमिना है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों की शो कर रहे हैं। ऐसे लाइट के बारे में भी यही है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। आप देखेंगे लाइट को, अगर आप किसी प्लेन मिरर पर, आपको मैं वीडियोस भेजूंगा सत्यम, आप वो वीडियोस देखिएगा कल हमने जिक्र किया था। अगर आप लाइट को किसी प्लेन मिरर पर फॉल करेंगे तो ये देखिए, ये इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गए सर्टेन सेम एंगल से, ये आपका नॉर्मल आ गया। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या बता रहा है? ये लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके हाथ में कोई बॉल हो
उसे आप सामने वाली वॉल, दीवार पर फेंकें, जिससे वो जो बॉल है वो आपकी तरफ वापस आ जाती है, बैक बाउंसिंग हो जाती है। तो उसी तरह से ये लाइट भी जब आप किसी प्लेन सरफेस से स्ट्राइक कराएंगे, वो भी सर्टेन एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन की, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं कि लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी होती है, जिससे हम फोटॉन्स बोल रहे हैं, ये भी लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। इसको प्रूव करने के लिए हम दो फिनोमिना पढ़ेंगे। एक होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताएंगे? लाइट के पार्टिकल नेचर को। ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन है वो आपको लाइट के पार्टिकल नेचर को बता रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट के पार्टिकल नेचर को बताएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को बताएगा। लेकिन जो रिफ्रैक्शन है, जिसमें लाइट जो है डेंसर मीडियम में जाने पर सर्टेन एंगल से टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है, वो लाइट के वेव नेचर को बताएगा। कल हमने जिक्र किया था इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस जो है ये मिक्सिंग ऑफ वेव्स कहलाता है। ये भी लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करेगा। पोलराइजेशन एक फिनोमिना है, वो भी लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करता है। तो यही तो कहना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब क्या? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो जिस तरह से लाइट भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करती है, उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट भी पार्टिकल और वेव नेचर शो करता है। इसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। कल जो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे वो हम लाइट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे इन न्यूमेरिकल्स की, जिनके फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। तो इसमें हाँ आप, जी सर। हाँ बेटी, तो मैं फिर से वो आपके लिए कॉपी कर दे रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके पास है, ये 2.6 प्रॉब्लम है। इसको हम जल्दी से लगा लेते हैं। इसमें हमसे ये बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, न्यू दिया गया है, इसके न्यू बोलते हैं। और यहाँ वेवलेंथ दी गई है, ये लैम्डा है हमारे पास। और हमसे कहा है कि एनर्जी निकालो भाई फोटोन की। तो एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। ई हमारे पास निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये आपको अपने पास से खुद लगानी होगी, एग्जाम में नहीं दी होगी, जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास दी गई है 3 × 10⁻⁵ हर्ट्स लिख दो आप, या सेकेंड इनवर्स लिख दो, एक ही बात है। हर्ट्स लिखा हो, सेकेंड इनवर्स लिखा हो, तो बात एक ही है। तो ये सेकेंड इनवर्स सेकेंड कट जाएंगे और इसको आप मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आपकी जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। राहुल, ये कैलकुलेशन बेटे क्या? राहुल, ये प्रॉब्लम किया बेटे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आज कैलकुलेशंस कर लेंगे, इसको आंसर आप कर लेंगे, जूल में आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज इसको कर लेंगे सब बच्चे जिनका रह रहा है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी की है, कह रहे हैं अगर वेवलेंथ इतना हो तो एनर्जी फिर निकालना है आपको। तो अगर वेवलेंथ दी हो और एनर्जी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, एच सी बाई लेमडा। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, ये होता है सी बाई लेमडा। तो क्योंकि इस बार वेवलेंथ दी हुई है तो इसकी ये वाली फॉर्म यूज कर लेंगे। यहाँ पर न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा। एच तो वही रहेगा आपके पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। सेकेंड इनवर्स
स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया, आप अपने पास से यूज़ करेंगे, एग्जाम में बैठ करके पूछेंगे नहीं कि भाई क्या होगा वैल्यू। और वेवलेंथ आपको पता रहेगी, वेवलेंथ आपको दी है 0.50 एंगस्ट्रॉम दी है। देखिए आप क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है। तो आपने 0.50 इंटू 10⁻⁻10 करके इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो जूल सेकेंड होगी, सॉरी ये गलती हो रही है, ये जूल सेकेंड है। और इस तरह से आप देखेंगे, इसका वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया है। देखिए 3.98 इंटू 10⁻⁻15 आ रहा है इनका, राउल का। आप चेक कर लेंगे, आप देख रहे हैं मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपका जूल में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने E इक्वल टू SC/λ यूज करके एनर्जी भी निकाल ली। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं इसी तरह की एक और। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं अगर दोबारा से कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.17 मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, 2.7 आपसे डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ये प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर आ गई। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, और इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स आपको दिए गए हैं। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, नंबर ऑफ पीरियड यूज करके फ्रीक्वेंसी पता कर लें। अगर आपको याद आ रहा, अभी मैंने फार्मूला लिखा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हो आप, और इसका फार्मूला रहता है 1 नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि कितनी वेव्स जो है पर सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो आप देखिए पीरियड आपको दे रखे हैं 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर के आ रहा है 1 पॉइंट, अच्छा अच्छा ठीक है बेटे, वो कैलकुलेशन देख लेंगे बच्चे सभी अपने हिसाब से। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 की जगह कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 सेकेंड इनवर्स। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में, 5.0 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स, या हर्ट्स भी आप लिख सकते हो। अब आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जब फ्रीक्वेंसी मिल गई तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या रहता है, C/λ, या लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू हो जाएगा। C आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 इंटू 10⁸, और न्यू अभी आपने निकाला है 5.0 इंटू 10⁻9। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 6 36.0 इंटू 10⁻⁻2 शायद हो जाएगा ये, क्योंकि ये 5 6 30.6 आएगा और ये -1, हाँ। तो 6.0 इंटू 10⁻2 हर्ट्स हो जाएगा। सॉरी ये तो मीटर में निकालना है, वेवलेंथ आ रही है आपकी, ये इतने वेवलेंथ आ गई। अब ये हो गया आपका मीटर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया, न्यू आपने निकाल लिया, वेवलेंथ निकाल लिया, वेव नंबर आपको और फाइंड करना है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या रहता है, न्यू बार इज इक्वल टू, इसमें न्यू पर हम बार लगाते थे तो ये वेव नंबर को डिनोट करता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और लैम्डा जो है आपके पास वो रहेगा, अभी निकाला हमने, ये देखिए 6.0 इंटू 10⁻²। तो ये आपके पास क्या है, मीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर कम न्यूमेरिकल मैं तेजी से बता रहा हूँ, क्योंकि कल भी मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो कोई बात अगर आपको थोड़ी सी भी कम समझ में आ रही है, दोबारा से वीडियोस को देख लेंगे। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे पास है 2.8, टाइम लगभग फिनिश ही हो रहा है। तो अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम अधूरी रह जाती है तो इसे आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ किस तरह से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको पूछें कितने फोटॉन्स होंगे, तो बहुत आसान है। देखिए
टोटल एनर्जी आपको दी गई है, टोटल एनर्जी आपको दी गई है 1 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो आप hc/λ से। तो h की जगह तो ये लगा दिया आपने, c आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, और वेवलेंथ तुम्हें दी गई है कितना 4000 पिकोमीटर, पिको होता है 10⁻12 मीटर। इसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन करके आप इसे कैलकुलेट के नंबर ऑफ फोटॉन्स आप